वेलकम टू द टार एजुकेशन फ्रेंड्स। टारगेट ऑलराउंडर के टार एजुकेशन में मैं प्रकाश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों देखेंगे आज हम लोग 7 से 13 फरवरी 2022 के वीकली करंट अफेयर्स वन लाइनर विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। साथ में ये सब एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे जो आपको औरों से आगे रखेगा। इस क्लास का पीडीएफ आप टार एजुकेशन के इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और टार एजुकेशन के वेबसाइट से विजिट करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। प्रश्न यहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग हिंदी में ही करेंगे। देखिए इंग्लिश में भी उपलब्ध है, ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। दोस्तों चूंकि ये वीकली करंट अफेयर्स क्लास है तो यहाँ पे हम लोग एमसीक्यूज फॉर्म में क्वेश्चन को नहीं है, यहाँ पे वन लाइनर है और एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ है। ज़्यादा डिटेल में डेली करंट अफेयर्स क्लास काफ़ी उसकी बड़ाई हम खुद नहीं करेंगे। आपसे आग्रह करेंगे कि डेली करंट अफेयर्स क्लास को अटेंड करके देखें। जो लोग नए हैं उनको मैं बता रहा हूं, रोज सुबह डेली करंट अफेयर्स क्लास देखें, जहां प्रश्न में ये एमसीक्यूज ऑप्शन वाइज ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत कुछ रहते हैं। हम लोग ऑप्शन से भी बहुत कुछ फैक्ट्स देखते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, अन्य जो भी जरूरी होता है मैं उस समय उसकी चर्चा भी करता हूँ। तो आप डेली करंट अफेयर्स क्लास जरूर अटेंड करें। ज़्यादा डिटेल में अच्छे से पढ़ने के लिए एक क्लास करके देखिए, आपको पता चलेगा कि प्रत्येक दिन आप कितने चीज़ों से, कितने फैक्ट से अपडेट होते जाएंगे, जो आपको रटना नहीं पड़ेगा। धीरे धीरे काफ़ी कुछ सीखते जाएंगे और एग्जाम के लिए आपके फायदेमंद होगा वो। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग अर्थात NCERT के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये दिनेश प्रसाद सकलानी को। इनको अगले 5 वर्ष के लिए बनाया गया है NCERT के निदेशक। चलिए NCERT के बारे में देखते हैं। फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना 1961 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और डायरेक्टर इसके वही दिनेश प्रसाद सकलानी हो गए, जिनकी चर्चा हम लोग प्रश्न में कर रहे हैं। ये निदेशक हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे दोस्तों, क्योंकि नंबर्स ऑफ क्वेश्चन इसमें ज़्यादा रहते हैं तो उसके कारण क्लास का ड्यूरेशन जो है ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे। जिनको ज़्यादा फास्ट लगे यूट्यूब के सेटिंग में यहाँ पीसी पर होंगे तो, और मोबाइल में होंगे तो यहाँ पे आपको, पीसी में होंगे तो यहाँ पे होगा, मोबाइल में होंगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग मिलेगा। वीडियो प्लेबैक स्पीड अपने हिसाब से कम या ज़्यादा और कर सकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ बहुत ज़्यादा मैं दे रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं हो सकता है मैं इसको छोड़ते चलूँ, क्योंकि ये सभी चीज़ें करंट अफेयर्स क्लास जो डेली का होता है उसमें मैं काफ़ी डिटेल में अच्छे से परीक्षा उपयोगी व्यू से आपको कराता हूं, तो वहां पे डेली जरूर जुड़ें। चलिए तो ये रिवीजन क्लास है वीकली का, तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे शॉर्टकट में ही चलेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में आयोजित क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो ये अपना देश भारत ने जीता है, इंग्लैंड की टीम को हराकर। और क्रिकेट विश्व कप 2022 का फाइनल मुकाबला का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ग्वाटेमाला के एंटीगुआ में हुआ था, याद रखिएगा। BCCI क्या है? ये क्रिकेट खेल जो भी होता है इंडिया में, अपने देश में, वो BCCI ही अरेंज करता है। चलिए तो इसका फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 4 दिसंबर 1928 में। प्रेसिडेंट इसके अभी वर्तमान में सौरभ गांगुली हैं, जो 39वें क्रम के हैं। और सेक्रेटरी कौन है अर्थात सचिव कौन है? तो जय शाह हैं, जो वर्तमान गृह मंत्री और भारत में बने सबसे नए एक मंत्रालय, जिसको कोऑपरेटिव मंत्रालय मिनिस्ट्री या हिंदी में सहकारिता मंत्रालय कहते हैं। तो ये इस मंत्रालय के और गृह मंत्री कौन है? श्री अमित शाह हैं, उन्हीं के पुत्र हैं जय शाह, जो BCCI के सेक्रेटरी या सचिव हैं। अब देखते हैं ICC के बारे में। ये देखिए BCCI तो भारत में जो भी क्रिकेट होता है उसका आयोजन कराता है, रेगुलेट यही करता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो क्रिकेट खेल का जो भी आयोजन होता है उसका रेगुलेट कौन करता है? उसको तो ICC करता है, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर इसका दुबई में है, जो UAE का एक शहर है। चलिए UAE की राजधानी क्या है वो आप कमेंट में बताइए। दुबई को कुछ लोग समझते हैं कि इसका राजधानी है, लेकिन नहीं, उसका वो शहर है एक। तो चलिए, स्थापना ICC का 15 जून 1909 में। चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। CEO कौन है? एलार्डिस। क्या एलार्डिस? यहाँ पे उनका थोड़ा सा नाम आगे का मैं बोल रहा हूँ कुछ करके, एलार्डिस लास्ट में है। आप इसको पूरा करके कमेंट में चलिए बताइए मुझे, वहां पे मैं बोल रहा हूँ उसको। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का आधारशिला रखा गया है? ये तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विश्व का अपने यहाँ
राजस्थान की राजधानी जयपुर में इसका आधारशिला रखा गया है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बीसीसीआई प्रमुख अभी ऊपर हमने देखा सौरभ गांगुली, इन दोनों के द्वारा इसका आधारशिला रखा गया है। तो ये तो हो रहा है तीसरा सबसे बड़ा विश्व का क्रिकेट स्टेडियम जयपुर में बन रहा है। तो हमें ये भी जानना होगा पहला और दूसरा कौन सा है। तो देखिए विश्व और भारत दोनों में ही, मतलब ये पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन है, तो उसका भी जवाब वही होगा जो विश्व में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम की बात पूछी जाए तो दोनों का जवाब एक ही है, क्योंकि अपने भारत में ही वो है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो भारत का भी सबसे बड़ा यही हुआ। अच्छा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम जो है उसका पुराना नाम क्या है? मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, अब ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। तो ये हो गया सबसे बड़ा। दूसरा कौन सा है दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विश्व में? तो ऑस्ट्रेलिया के में है मेलबोर्न क्रिकेट स्टेडियम, ये दूसरा सबसे बड़ा ये है। पहला नरेंद्र मोदी है, तीसरा अब बनने जा रहा है जयपुर में। ठीक है, चलिए राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। 30 मार्च 1949 को राज्य की स्थापना। अशोक गहलोत इसके मुख्यमंत्री हैं। कलराज मिश्र राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। बीसीसीआई और आईसीसी के बारे में जस्ट ऊपर हम लोग ने अभी देखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीनों का काफी महत्वपूर्ण ये पॉइंट है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। मिटाने से पहले जब था तब, या चलिए मिटा देता हूं, आप अभी भी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए, और इसको नोट करके भी रख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। नेक्स्ट है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध भारत की मशहूर गायिका का हाल ही में निधन हुआ है। क्या नाम है? लता मंगेशकर जी का निधन हो गया है। इनको सुर कोकिला, क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। भारत की मशहूर गायिका थी ये। 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। इनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या होता है? भारत रत्न होता है। वो 2001 में इनको इससे सम्मानित किया गया था। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान पहला है भारत रत्न, उसके बाद होता है पद्म विभूषण, उसके बाद होता है पद्म भूषण, उसके बाद होता है पद्मश्री। ये सब भारत के सर्वोच्च सम्मानों में से जो है क्रमबद्ध करके मैंने आपको बताया। लता मंगेशकर 1974 में लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस दिन महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? आइए इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो इंटॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, ये दिवस कब मनाया गया है? 6 फरवरी को मनाया गया है। और इसके बारे में कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ दिया है। पहली बार इसको 2003 में मनाया गया था। क्या होता है ये महिला जननांग विकृति? समझ ही रहे हैं, महिला का जो कोई जैसे अंग है उसको विकृति अर्थात अलग अलग करना, उसको छेड़छाड़ करना, जैसे ऑपरेशन के समय होता है या कोई घटना के दौरान होता है, तो ये यही इसी से संबंधित है ये। तो महिला जननांग विकृति के लिए शून्य सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को, उसी बात को मैंने यहाँ पे लिखा है जो मैंने आपको शॉर्टकट में अपनी भाषा में बता दिया। चलिए, महिला जननांग विकृति क्या है इसको मैं अपने भाषा में यहाँ लिखा हूँ, आप इसको रोक कर वीडियो को जरूर पढ़ लें, क्योंकि ये सब मैं डेली करंट अफेयर क्लास में काफी अच्छे से चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ पे करने से काफी लेंदी हो जाएगा क्लास ड्यूरेशन के हिसाब से। नेक्स्ट है, एशियाई विकास बैंक एडीबी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2021 में एडीबी द्वारा कुल कितने ऋण स्वीकृत किए गए हैं भारत को? तो 4.6 बिलियन डॉलर लोन स्वीकृत किए गए हैं भारत के लिए एडीबी के द्वारा। एडीबी क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 1966 में, हेडक्वार्टर मंडालुयोंग मनीला फिलीपींस में है, और प्रेसिडेंट मसत्सुगु असाकावा हैं, ये जापान से हैं, ये ध्यान रख सकते हैं आप कभी पूछ दिया तो। चलिए नेक्स्ट है, आईआईटी हैदराबाद के द्वारा दिव्यांग बेरोजगारों के लिए कौशल विकास और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पोर्टल लॉन्च की गई है? तो ये है स्वराज एबिलिटी। स्वराज एबिलिटी ये दिव्यांग लोग जो बेरोजगार हैं उनके कौशल विकास और उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ये पोर्टल है स्वराज एबिलिटी। ये सब और फैक्ट इसमें आप पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस चक्रवात के कारण मेडागास्कर में भारी क्षति हुई है? तो इस चक्रवात का नाम है बदसिराई बदसिराई ये चक्रवात है जो मेडागास्कर में अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। ये ऐसा प्रश्न भी आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है। मेडागास्कर की राजधानी क्या है? तो अंतानारीवो। मुद्रा क्या चलता है? मालागासी एरियरी। ये सब विदेशी कुछ वर्ड हैं जो आराम से ही पढ़ना पड़ता है हम जैसे भारतीयों को। चलिए, कौन जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय अर्थात जेएनयू की पहली
महिला कुलपति बनी हैं तो ये शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित बनी हैं। और इनके बारे में ये देख सकते हैं, देखिए ये जगह ये अगले 5 वर्ष के लिए बनी है। शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित जो हैं एम जगदेश कुमार का जगह लिए हैं, क्योंकि एम जगदेश कुमार को अब यूजीसी का अध्यक्ष अर्थात यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अध्यक्ष बना दिया गया है। जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी 22 अप्रैल 1969 को स्थापना। कुलाधिपति जो चांसलर होते हैं उनको कुलाधिपति कहते हैं, वीके सारस्वत हैं जेएनयू के। और वाइस चांसलर अर्थात कुलपति जिसकी चर्चा हम लोग प्रश्न में कर रहे हैं वही हो गए शांति श्री धुल्लीपुड़ी पंडित, इन्हीं की चर्चा यहाँ पे हुई है। नेक्स्ट है कबीर ऑफ कर्नाटका के नाम से प्रसिद्ध जाने माने समाज सेवी का निधन हुआ है। क्या नाम है उनका? इब्राहिम सुतार। इनको कबीर ऑफ कर्नाटका के नाम से प्रसिद्ध थे, ये इनका निधन हो गया है। 2018 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है किसे विद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का अध्यक्ष बनाया गया है। अभी जस्ट ऊपर मैंने ऐसे ही आपको बता चुका हूँ इसको, तो वही एम जगदेश कुमार बने हैं। चलिए और नेक्स्ट इसमें यूजीसी के बारे में देखिए, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन फुल फॉर्म है, मैंने 2 बार इसको बता चुका है। स्थापना इसका 28 दिसंबर 1953 को, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन मम्मीदाला जगदेश कुमार यही हैं जिनकी चर्चा प्रश्न में हो रही है। पूरा नाम मैंने वहां पे दिया है, मम्मीदाला जगदेश कुमार या एम जगदेश कुमार। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार के द्वारा ओपन एयर क्लासरूम पर्या शिक्षालय शुरू करने का घोषणा किया गया है? ये पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा किया गया है। और पर्या शिक्षालय का मतलब बंगाल में क्या होता है? पश्चिम बंगाल में पड़ोस का स्कूल, ये उसका अर्थ होता है। इसके द्वारा पर्या शिक्षालय के द्वारा कक्षा 1 से 5 के बच्चों को विशेष शिक्षा के साथ साथ मध्याह्न भोजन इत्यादि उपलब्ध कराए जाएंगे। वेस्ट बंगाल का योजना है, राजधानी कोलकाता है ये इसका। 26 जनवरी 1950 को स्थापना। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, जगदीप धनखड़ राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। नेक्स्ट है हाल ही में जारी सांसद आदर्श ग्राम योजना, शॉर्ट में इसको SAGY कहते हैं, रैंकिंग में किस गांव ने पहला स्थान हासिल किया है पूरे भारतवर्ष में? तो ये है, गांव का नाम है बेनमपल्ली। कहाँ है ये? तेलंगाना में है। देखिए यहाँ पे है, तेलंगाना की राज्य के करीमनगर जिला में बेनमपल्ली गांव है। इसी को सांसद आदर्श ग्राम योजना में पहला स्थान हासिल हुआ है। क्या है ये सांसद आदर्श ग्राम योजना? देखिए मैं डेली करंट अफेयर्स क्लास की तरह किसी को चर्चा थोड़ा सा यहाँ पे कर भी दूंगा, लेकिन आपसे आग्रह रहेगा कि डेली करंट अफेयर्स क्लास जुड़े, क्योंकि यहाँ मैं शॉर्टकट में ही चल रहा हूँ तो आपको उतनी बेनिफिट नहीं होगी जितनी यहाँ पे होती है। यहाँ तो बस प्रश्न को रिवीजन कराने का उद्देश्य है मेन। चलिए, तो ये क्या होता है सांसद आदर्श ग्राम योजना? इसके तहत देश में जितने भी सांसद लोग हैं वे लोग अपने क्षेत्र में किसी एक गांव को या एक से अधिक गांव को गोद लेते हैं और उसका स्वर्णिम विकास करने का काम करते हैं। उसके लिए उनको स्पेशल फंड भी मिलता है, कोष मिलता है। देखिए एक और बात कि जो ये सूची निकला गया है सांसद आदर्श ग्राम योजना रैंकिंग, उसमें शीर्ष 7 गांव केवल तेलंगाना राज्य से है। काफी अच्छी रैंकिंग लाया है तेलंगाना राज्य। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। स्थापना इसका 2 जून 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग करके हुआ था। के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन ये वहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। नेक्स्ट है हाल ही में टाटा ओपन महाराष्ट्र टूर्नामेंट 2022 का मिश्रित युगल खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और आर रामनाथन, इन्होंने जीता है टाटा ओपन महाराष्ट्र टूर्नामेंट 2022 का मिश्रित युगल खिताब। पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो पुर्तगाल के जोआसो सूसा ने फिनलैंड के एमिल रुसुवो ओरी को हराकर जीता है। और इसका आयोजन महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। बाकी ये सब आप और पढ़ सकते हैं, जो मेन है मैं उसको दिखा दिया। किस अभिनेता को उत्तराखंड राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये अक्षय कुमार को नियुक्त किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। क्या करते हैं ये ब्रांड एम्बेसडर लोग? राज्य में अगर नियुक्त होते हैं तो राज्य की संस्कृति, उसकी पर्यटन क्षेत्र को और ये सब देश दुनिया के सामने रखते हैं, जिससे कि वहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिले, वहाँ की संस्कृति को बढ़ावा मिले, यही सब काम होता है। तो अक्षय कुमार को बनाया गया है। उत्तराखंड के बारे में देखते हैं। राजधानी 2 है, एक देहरादून विंटर सीजन के लिए, एक गैरसैंण समर सीजन के लिए। स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का हुआ है, जो उत्तर प्रदेश से अलग करके इसको बनाया गया है राज्य, ये भी याद रख सकते हैं। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैं वर्तमान में, और राज्यपाल कौन है? गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य द्वारा लड़कियों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबारा आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग लॉन्च किया गया है? तो ये कर्नाटक सरकार के द्वारा किया गया है, जिसमें 50,000 से अधिक लड़कियों को यह सभी ट्रेनिंग इस योजना के तहत दिया जाएगा उनकी सेल्फ डिफेंस के लिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को
बसवराज बोमोई इसके मुख्यमंत्री हैं। थावर चंद गहलोत इसके राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सी योजना लॉन्च किया गया है? ये है मिशन इंद्रधनुष 4.0। ये पहले से चला आ रहा है, लेकिन इसका समझिए तो जैसे हम लोग एंड्रॉयड वर्जन अपडेट करते हैं वही है ये मिशन इंद्रधनुष 4.0। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं। ये सब याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने क्रिकेट खेल के इतिहास में 1001 दिवसीय ओडीआई मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये अपना देश भारत ने बनाया है। अब तक के क्रिकेट खेल के इतिहास में सबसे ज्यादा अर्थात 1001 दिवसीय क्रिकेट मैच किस देश ने खेल चुका अब तक? तो ये अपना देश भारत खेल चुका है। बाकी ये सब पॉइंट्स आप जरूर पढ़िएगा, इसको मैं डेली करंट अफेयर्स क्लास में करा चुका हूँ डिटेल में। बीसीसीआई के बारे में ऊपर हम लोग एक जगह देख चुके हैं, दोबारा पढ़ के आपका भी समय मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। नेक्स्ट है आरपीएफ के द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए कौन सी ऑपरेशन चलाई गई है? तो इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन आहट। इसके द्वारा क्या होगा, तो मानव तस्करी जो होता है रेलवे ट्रेवलिंग के दौरान, यहाँ से वहाँ उसके स्मगलर्स पहुंचाते हैं मानव तस्करी करके, छोटे बच्चों को या किसी दिव्यांग लोगों को इस तरह से बहला फुसलाकर उसका तस्करी करते हैं, उसको रोकने का काम आरपीएफ अर्थात रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ऑपरेशन आहट के द्वारा किया जाएगा। आरपीएफ रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 2 जुलाई 1872 को स्थापना, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। और डायरेक्टर जनरल अर्थात महानिदेशक कौन है? तो संजय चंदर हैं। चलिए रेलवे के बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से बॉम्बे में ही थाने स्टेशन के बीच 34 किलोमीटर के लिए पहली बार चलाई गई थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में। रेलवे में हम लोग का कुल 18 रेलवे जोन है, जिसमें कोलकाता मेट्रो इंक्लूडेड है, समाहित है। और रेलवे मंत्री भारत के सबसे पहले कौन थे? जॉन मथाई थे। तो वर्तमान में कौन है? श्री अश्वनी वैष्णव। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और कार्यकारी अधिकारी अर्थात चेयरमैन और सीईओ कौन है? अभी चेयरमैन सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी हैं रेलवे के बोर्ड के। नेक्स्ट है हाल ही में किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र बीएसएससी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? यह किया गया है एस उन्नी कृष्णन नायर को। वीएसएससी अर्थात विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये भी इसरो के अंदर ही काम करता है। इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और वीएसएससी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का स्थापना 21 नवंबर 1963 को तिरुवनंतपुरम जो केरला की राजधानी है, यहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। डायरेक्टर इसके एस उन्नी कृष्णन नायर, जिनकी चर्चा प्रश्न में हो भी रही है। और इसका पेरेंट एजेंसी इसरो है, देखिए मैंने जो यहाँ पे बताया। चलिए इसी तरह से आपको भी याद होने चाहिए दोस्तों, एक से एक लिंक करके पॉइंट्स आपके दिमाग में भी झलकते जाने चाहिए। ये आपको भी हो जाएगा कब? आप हमारे डेली करंट अफेयर्स क्लास को रोज सुबह में जरूर अटेंड करें, आपको पता चलेगा। चलिए टीवी सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाए अभिनेता का निधन हुआ है। नाम क्या है इनका? प्रवीण कुमार सोबती, इनका निधन हो गया है। बाकी ये आप डिटेल्स काफी महत्वपूर्ण है, पढ़िएगा। नेक्स्ट है किस दिन सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया गया है? ये 8 फरवरी को मनाया गया है। इसमें ये तो इसी से स्पष्ट है, आपको समझ में आ गया होगा इंटरनेट सुरक्षित इंटरनेट दिवस क्यों मनाया जाना चाहिए। क्योंकि आजकल इंटरनेट हर कोई यूज कर रहा है, हर किसी के हाथ में एंड्रॉयड फोन है। उसमें बहुत सारे ऐसे लिंक्स आपको शेयर किए जाते हैं, या कोई ब्राउजर यूज कर रहे हैं, उसमें पॉपअप के माध्यम से आपको कुछ नोटिफिकेशन आता है कि आप जीत गए इतना इनाम, या आपको ये मोबाइल फंस गया, या इस लड़की से बात कीजिए, अभी इस लड़के से बात कीजिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे लुभावने लिंक्स आते हैं, और जिसको क्लिक करके आप लालच में पड़ के उसमें बात बढ़ाते जाते हैं, और आपसे बहुत तरह का फ्रॉड कर लिया जाता है। जैसे सबसे पहले तो आपके हैंडसेट से डाटा लीक किया जा सकता है, या आपको किसी बात में फंसा कर कि आप इतना जीत गए हैं, इतने पैसे जमा कर दीजिए, बाकी आपको इतने दिन में मिल जाएंगे। इस तरह से आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इसी सब को सुरक्षित करने के लिए, बचने के लिए, इसे फ्रॉड से ये सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है 8 फरवरी को। यही सब बात इसमें भी है। थीम है इसका, विषय है टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट, ये आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस देश ने भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश सुविधा का घोषणा किया है? तो मालदीव जो है भारतीय व्यापारियों के लिए 90 दिन तक बिना वीजा के वहां पे व्यापार से संबंधित मामले के लिए उस देश में भारतीय व्यापारी लोग जा सकते हैं, रह सकते हैं। तो ये सुविधा मालदीव सरकार के द्वारा भारतीय व्यापारियों को दिया गया है। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीवियन रुपया इसका मुद्रा है। इब्राहिम मोहम्मद सोले इसके प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है हाल ही में पहली क्षुद्र ग्रह खोजकर्ता का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है? आर राजा मोहन। आर राजा मोहन, ये इनका निधन हो गया है। ये कौन थे? तो ये
खगोल भौतिक संस्थान बेंगलुरु में खगोल शास्त्री रहे थे। क्षुद्र ग्रहों की जब खोज हो रही थी सबसे पहली बार उस टीम में ये शामिल रहे हैं, इसीलिए इनका नाम इस समय चर्चा में है। इनका अब निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है। इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ पे पत्रकारों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है, उन्हें चोट पहुंचाया गया है या उनकी जान को खतरा रहा है। यही मतलब हुआ इस रिपोर्ट का। इसमें पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर है। देखिए कुछ डाटा मैंने यहाँ दिया है, इसको आप पढ़िएगा। जम्मू कश्मीर के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश और त्रिपुरा चौथे स्थान पर है। ये भी आप याद रख सकते हैं, राज्य स्तरीय परीक्षाओं में आपको हो सकता है काम आ जाए। चलिए, कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो ये अपना देश भारत बन गया है। कोविड-19 के खिलाफ डीएनए वैक्सीन लगाने वाला भारत पहला देश बन गया है। और यह सब डिटेल्स आप पढ़िएगा, जरूरी है, इसको नजरअंदाज मत कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में कौन एशिया का सबसे धनी व्यक्ति बन गया है? तो ये गौतम अडानी बन गए हैं। गौतम अडानी मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ते हुए 88.5 बिलियन डॉलर के साथ अब गौतम अडानी मुकेश अंबानी को छोड़कर एशिया के सबसे धनी व्यक्ति बन गए हैं। और इसी में इनकी बात करें, जो मुकेश अंबानी पहले स्थान पर पहले रहते थे, उनका अब जो है 87.9 बिलियन संपत्ति के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए हैं एशिया के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में। चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार के द्वारा जगन्ना चेडोडू योजना की दूसरी किस्त जारी की गई है? ये आंध्र प्रदेश की योजना है, मोस्टली ये याद रखिएगा। दूसरी किस्त या पहली किस्त ये नहीं पूछ सकता है, हो सकता है ये किस राज्य की योजना है ये आपसे पूछा जा सकता है। इसमें क्या होता है, तो धोबी, दर्जी, नाई, इन लोगों को एक मुश्त 10,000 रुपए का आर्थिक लाभ दिया जाता है, जिनका रोजगार कोविड-19 की महामारी के दौरान चला गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। राजधानी इसका अमरावती है। 3 ठो राजधानी इसका, लेजिस्लेटिव कैपिटल इसका है कौन? अमरावती अर्थात विधायी। विशाखापट्टनम जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है अर्थात कार्यपालिका, ये भी इसका राजधानी है। एक है कुर्नूल जो जुडिशियल कैपिटल है अर्थात न्यायिक राजधानी है। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन है आंध्र प्रदेश के। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने साइबर सचेत बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है? तो ये HDFC एर्गो एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसी ने साइबर सचेत बीमा पॉलिसी लॉन्च किया है और इसके बारे में ये आप पढ़ सकते हैं। चलिए, किस देश ने सेल्सफोर्स ग्लोबल इंडेक्स में पहला स्थान हासिल किया है? तो अपना देश भारत ने इसमें हासिल किया है। 19 देशों की सूची में भारत ने डिजिटल तैयारी पर सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया है। बाकी ये सब पढ़ सकते हैं। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान है, ये याद रख सकते हैं आप। नेक्स्ट है, किसे स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार से के लिए चुना गया है? तो ये नितिन गडकरी जो वर्तमान में केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री हैं, देखिए यहाँ पे मैंने दिया भी है, तो इन्हीं को स्वर्गीय माधवराव लिमिये पुरस्कार के लिए चुना गया है। चलिए, और ये पुरस्कार जो है प्रतिवर्ष कुशल विधायक या सांसद सदस्य को चुना जाता है या एक वरिष्ठ समाजसेवी, नेता, पत्रकार, लेखक, शैक्षिक मार्गदर्शक और नासिक महाराष्ट्र के कार्यकर्ता हैं। देखिए ये बात जो अभी मैंने पढ़ा, ये दरअसल जो ये पुरस्कार जिनके नाम पर है स्वर्गीय माधवराव लिमिये, वो उनके बारे में है कि वो एक वरिष्ठ समाजवादी नेता, पत्रकार, लेखक, शैक्षिक मार्गदर्शक और नासिक महाराष्ट्र के कार्यकर्ता थे। तो ये सब फैक्ट्स इनके बारे में याद रखिएगा। चुना गया है नितिन गडकरी को इस पुरस्कार के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ कंचोथ पर्व मनाया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर में मनाया गया। इस पर्व में क्या होता है, तो वहाँ की महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल होते हैं और प्रदेश में अर्थात राज्य में राज्यपाल होते हैं, इसीलिए यहाँ पे उपराज्यपाल की बात हो रही है, मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानी है, एक है जम्मू विंटर सीजन के लिए, एक है श्रीनगर समर सीजन के लिए। नेक्स्ट देखिए, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडी बडी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ये अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। मेडी बडी डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कब तक जारी रखने का घोषणा किया गया है? तो ये 2026 तक इसको रखा जाएगा, बढ़ा दिया गया है।
इस बार का यूनियन बजट जब आया है तो उसमें 4,600 करोड़ रुपए का आवंटन भी इसमें किया गया है। क्या होता है इसमें प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में, तो देखिए इसमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा इसको तो पहले सबसे बड़ी बात की चलाया जाता है। इसका उद्देश्य है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास और उन्नति तथा किसानों की आय बढ़ाने और रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कार्य करना इस प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य है। केंद्रीय कृषि मंत्री भी और किसान कल्याण मंत्री कौन है? श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है S उन्नीकृष्णन नायर को। ये प्रश्न शायद रिपीटेड लग रहा है मुझे, ऊपर शायद कर चुके हैं हम लोग। चलिए, ऑपरेशन आहट RPF द्वारा, ये भी रिपीटेड है, वो क्वेश्चन हम लोग ऊपर कर चुके हैं। नेक्स्ट है हाल ही में जारी बेनमपल्ली, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हाल ही में किसे कर्मचारी चयन आयोग अर्थात SSC, बिल्कुल वाकिफ है आप लोग सब लोग इससे, SSC के अध्यक्ष अर्थात चेयरमैन किसे बनाया गया है? S किशोर को बनाया गया है। SSC अर्थात स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्थापना 4 नवंबर 1975 में, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। चेयरमैन S किशोर हो गए, जिसकी चर्चा प्रश्न में हुई है। नेक्स्ट है कृषि सचिव किसे नियुक्त किया गया है हाल ही में? तो मनोज आहूजा को केंद्रीय कृषि सचिव नियुक्त किया गया है। और चलिए इसके साथ और एक और पॉइंट यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, संजय मल्होत्रा को वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग का सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण सचिवों के बारे में हम लोग देख लेते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि सचिव तो हर विभाग में हर मंत्रालय में होते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण हैं जो पूछे जाते हैं वो उसकी सूची में यहाँ पे दे रहा हूँ। कैबिनेट सचिव अभी राजीव गौबा है, रक्षा सचिव अजीव कुमार है, और विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला है, वित्त सचिव TB सोमनाथन है। और ये जो है यहाँ पे जिसकी चर्चा हुई है संजय मल्होत्रा, ये वित्त मंत्रालय में वित्तीय सेवा विभाग के सचिव हैं। और केवल वित्त सचिव पूछा जाए तो TB सोमनाथ है। इसी दोनों को चीज को आप क्लियर करके याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये नई नियुक्ति है और ये पहले से बने हुए हैं। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है। देखिए अजय कुमार के नाम से 2 ठो है यहाँ पे, रक्षा सचिव और गृह सचिव, दोनों में अजय कुमार है, लेकिन केवल अजय कुमार कब होंगे? रक्षा सचिव में, और गृह सचिव में अजय कुमार भल्ला होंगे, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अनुसार कौन विश्व का सबसे लंबा सड़क सुरंग बन गया है? अपने देश में है ये अटल सुरंग। कहाँ है ये? तो ये हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा अर्थात रोहतांग पास बोलेंगे इसको, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में 10,000 फीट की ऊंचाई पर बने 9.02 किलोमीटर लंबाई वाली अटल सुरंग विश्व की सबसे लंबा सड़क सुरंग बन गया है। और ये रिपोर्ट यूनाइटेड किंगडम के बेस्ड एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या नाम है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, यही इसी के द्वारा जारी किया जाता है। हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लीजिए, अटल सुरंग वहीं पे है जो अब विश्व का सबसे लंबा सड़क सुरंग बन गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी 2 ठो है, एक है शिमला समर सीजन के लिए, एक है धर्मशाला विंटर सीजन के लिए। राज्य की स्थापना 25 जनवरी 1971 में, जयराम ठाकुर वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की सबसे पहली व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ करने का घोषणा हुआ है? ये मध्य प्रदेश में एक जिला है उसका खांडवा, देखिए यहाँ पे है, खांडवा जिले में भारत की पहली व्यावसायिक बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन होने का घोषणा किया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, मंगू भाई छगन भाई पटेल राज्यपाल हैं, गवर्नर है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के रिपोर्ट के अनुसार सोना खरीद मामले में भारतीय रिजर्व बैंक का विश्व में के केंद्रीय बैंकों में कौन सा स्थान है? ये दूसरा है वर्ल्ड, और ये 77.5 मीट्रिक टन सोना खरीद के साथ विश्व का दूसरा ऐसा सेंट्रल बैंक बन गया है। जो हम लोग का सेंट्रल बैंक कौन सा है? RBI। तो ये बन गया है सबसे ज्यादा खरीद करने में, और दूसरा सबसे बड़ा बना है दोस्तों, माफ कीजिएगा यहाँ पे दूसरा बना है। तो पहला कौन है ये देख लीजिए, थाईलैंड का सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड, ये 90 मीट्रिक टन सोना खरीद के साथ पहले स्थान पर बना हुआ है, और दूसरे स्थान पर इतना सोना के साथ अपना देश का सेंट्रल बैंक RBI बना हुआ है। एक और उसी में रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2021 तक के अंत में RBI के पास 754.1 टन स्वर्ण भंडार अर्थात सोना का भंडार है। और इसको रैंक में देखें, ये टोटल सोना जो है इस हिसाब से अगर रैंक देखें तो भारत का स्थान इस मामले में 9वां है सबसे ज्यादा सोना स्टोर करने में। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन विश्व दलहन दिवस मनाया गया है? तो ये 10 फरवरी को मनाया गया है। आज ही सुबह में इस प्रश्न को मैं डेली करंट अफेयर क्लास में डिटेल में बताया था। चलिए, पहली बार विश्व दलहन दिवस 2019 में मनाया गया था। थीम है इसका
पल्सेज टू एम्पावर यूथ टू अचीव सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। वैसे मैं हिंदी में भी इसको कर दिया हूँ, लेकिन हिंदी में थोड़ा सा वो अजीब सा लग रहा है और आपसे पूछेगा भी नहीं इतना लंबा, लेकिन पढ़ के ध्यान में जरूर रखना है। यूनाइटेड नेशन के पहल पर बनाया जाता है, आइए उसके बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन शॉर्ट में यूएन कहते हैं। स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है और सेक्रेटरी जनरल अर्थात महानिदेशक एंटोनियो गुटेरस हैं और इनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। हाल ही में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा टेक अ ब्रेक अभियान शुरू किया गया है? ये इंस्टाग्राम जो सोशल मीडिया ऐप है, जैसे व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, फेसबुक है। हालांकि ये इंस्टाग्राम फेसबुक का ही प्रोडक्ट है, फेसबुक का ही ये प्रोडक्ट है इंस्टाग्राम। इसी ने टेक अ ब्रेक अभियान शुरू किया है। क्यों किया है, क्या है ये? तो देखिए, जैसे हम लोग मोबाइल पर सोशल मीडिया या फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप में तो थोड़ा सा कम, लेकिन बाकी सब में, या यूट्यूब पर आजकल शॉर्ट्स आ रहा है, तो ये इन सबों को देखने के लिए हम स्क्रॉल करते जाते हैं, हाथ से स्क्रॉल करते जाते हैं और पता नहीं चलता है कि आधा 1 घंटा 2 घंटा कब निकल गया, पार हो गया, पता भी नहीं चलता। तो इस तरह से आप जब ज़्यादा देर तक स्क्रॉल कर करके देखते रह जाएंगे, तब आपको इंस्टाग्राम ऐप से एक नोटिफिकेशन मिलेगा, आपको बोलेगा कि आप थोड़ा सा ब्रेक ले लें या ऐप्स में कोई और ऑप्शन फीचर्स जो है उसका प्रयोग करें, आपका ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग गया। तो इसी तरह की पहल के लिए टेक अ ब्रेक अभियान शुरू किया है इंस्टाग्राम में और फेसबुक का ये प्रोडक्ट है। फेसबुक को अब रीब्रांड करके क्या नाम दिया गया है? तो ये इसको अब मेटा कर दिया गया, मेटा नाम से जाना जा रहा है। देखिए फेसबुक के बारे में यहाँ मैंने दिया भी है, मेटा फॉर्मरली फेसबुक। स्थापना 2004 में फरवरी में, मेनलो पार्क कैलिफोर्निया यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है और सीईओ मार्क जुकरबर्ग इसके हैं। नेक्स्ट है, विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किए जाने का घोषणा हुआ है? ये लेह में किया गया है। भारत के लेह में पहली बार विश्व कप साइकिलिंग प्रतियोगिता का आयोजन दिसंबर 2022 में किया जाना है। लेह लद्दाख की राजधानी है। आर.के. माथुर वहाँ पे राज्यपाल हैं, अर्थात राधा कृष्ण माथुर। नेक्स्ट है, आरबीआई के द्वारा वित्त वर्ष 22-23 के लिए भारत का जीडीपी विकास दर कितना प्रतिशत अनुमान लगाया गया है? तो ये 7.8%। आरबीआई के बारे में देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर मुंबई है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 में और इसका नेशनलाइजेशन अर्थात राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में। शक्तिकांत दास इसके गवर्नर हैं, जो 25वें क्रम के गवर्नर हैं। और डिप्यूटी गवर्नर आरबीआई में 4 ठो होते हैं, चारों की चर्चा हम लोग चलिए करते हैं। एक है महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, एम राजेश्वर राव, टी रवि शंकर। चलिए नेक्स्ट है, इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल की नई टीम अहमदाबाद का आधिकारिक नाम क्या रखने का घोषणा किया गया है? अर्थात एक्चुअली में 2 ठो टीम नई बनी है, एक है अहमदाबाद, चलिए हिंदी में ही लिख देता हूँ, अहमदाबाद, और एक है लखनऊ। लखनऊ, 2 नई टीम बनी है, लखनऊ और अहमदाबाद, दोनों का नाम बदल गया है, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो अहमदाबाद वाली जो टीम है नई, अभी एक भी मैच ये दोनों टीम नहीं खेला है, इस पर खेलेंगे। तो अहमदाबाद का अब नया आधिकारिक नाम गुजरात टाइटंस कर दिया गया है, अब इस नाम से इसको जाना जाएगा। और इसके कप्तान हार्दिक पांड्या जो ऑलराउंडर हैं भारतीय क्रिकेट टीम में, इनको बनाया गया है। लखनऊ जो टीम है, नई टीम बनी है, इसका भी नाम अब लखनऊ सुपर जायंट्स रख दिया गया है और इसके कैप्टनशिप का काम कौन करेंगे? कप्तान केएल राहुल को बनाया गया है। चलिए, और इसके मालिक संजीव गोयनका हैं लखनऊ वाले टीम को। चलिए, तो ये सब फैक्ट्स आपको अब समझ सकते हैं। वन लाइनर में मैं नहीं बताते हुए भी कितना चीज बता रहा हूँ, तो डेली करंट अफेयर क्लास में आपको कितना चीज मैं बता रहा हूँ, ये नए लोग, जो लोग पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, वे लोग समझ सकते हैं। तो जुड़िए जरूर, कल के सुबह में डेली करंट अफेयर्स क्लास में पता चल जाएगा आपको कि यहाँ का क्लास, डेली करंट अफेयर क्लास का क्या खासियत है। आपको रटाया नहीं जाता, बस आपसे बात बात में इतना कुछ सिखा दिया जाएगा जो आपको आप भूलेंगे भी नहीं और परीक्षा उपयोगी तो है ही, आपको खुद देखने का समझ में आएगा। देखिए जरूर क्लास को, डेली करंट अफेयर क्लास। चलिए, केंद्र सरकार के द्वारा बच्चों के पुनर्वास के लिए कौन सी योजना शुरुआत की गई है? मिशन वात्सल्य योजना शुरू किया गया है। और अभी केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी हैं। नेक्स्ट देखिए, जाने माने लेखक और इतिहासकार का निधन हुआ है, नाम क्या है इनका? एम गंगाधरन। इनका हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। इनको भारत सरकार और केरल सरकार के साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, किसे पेरू के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये एनिबल टोरेस। पेरू की राजधानी लीमा है, पेरुवियन सोल वहाँ की मुद्रा है और प्रधानमंत्री एनिबल टोरेस, जिसकी चर्चा प्रश्न में हो रही है, प्रेसिडेंट पेड्रो कास्टिलो है। नेक्स्ट है,
नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम अपनाने वाला कौन पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? तो ये जम्मू कश्मीर बन गया है। जम्मू कश्मीर के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं। चलिए, और क्या है ये NSWS अर्थात नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को आसान करने के लिए एक नया सिंगल विंडो सिस्टम शुरू किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने। इससे क्या होगा, नए जो इन्वेस्टर्स हैं वो लोग आसानी से अपने स्तर से ही वहाँ पे कहाँ पे वो इंडस्ट्री लगा सकते हैं, क्या क्या वहाँ सुविधाएं हैं, क्या प्रक्रियाएं हैं, ये सब इससे आसानी से यहाँ से अप्रूवल ले सकते हैं, पता कर सकते हैं। वही है ये NSWS। चलिए, नेक्स्ट है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में देश की राजधानी दिल्ली का क्या रैंक है? तो ये 11वां है। देखिए, 58 देशों के 404 शहरों पर आधारित ये टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसमें मुंबई 5वें, बेंगलुरु 10वें, अब देश की राजधानी दिल्ली 11वें स्थान पर सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर के रूप में बने हुए हैं। यही है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021। इसमें तुर्की का एक इस्तांबुल शहर है, वो पहले स्थान पर है सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला शहर बनकर। चलिए, नेक्स्ट है हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में प्रमुख दरों को अनचेंज्ड रखा गया है, अपरिवर्तित रखा गया है। तो वर्तमान में SLR रेट क्या है, ये प्रश्न है। तो 18% है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। RBI 22-23 के लिए भारत का विकास दर 7.8% अनुमान लगाया, और जो रेट्स हैं उसको अनचेंज रखा गया है, अपरिवर्तित रखा गया है। जैसे पहले था वैसे अब भी है, फिर भी हम लोग देख लेते हैं। रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट 3.35%, बैंक रेट MSF मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4.25%, CRR अर्थात कैश रिजर्व रेशियो ये भी 4% है, और SLR जो प्रश्न में पूछा गया है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये 18% है। RBI के बारे में ऊपर एक प्रश्न हम लोग देख चुके हैं। चलिए, नेक्स्ट है किस दिन विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है? ये मनाया गया 11 फरवरी को। इसका विषय रहा है, थीम है इक्विलिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वाटर यूनाइट अस। ये महिलाओं में विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है, थीम है। बाकी और सब आप पढ़ सकते हैं। 2015 में ये संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस की घोषणा की गई थी। यूनाइटेड नेशन के बारे में हम लोग अभी ऊपर देख चुके हैं। नेक्स्ट है किस देश में आधार लॉन्च करने के लिए भारत सरकार द्वारा सहायता करने का घोषणा किया गया है? तो ये श्रीलंका में। जैसे अब हम लोग के यहाँ आधार चलता है पहचान पत्र के रूप में, जो कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मजबूत आइडेंटिटी में इसको माना जाता है आधार को। अब इसी बेस पर, इसी अनुरूप में श्रीलंका में आधार लॉन्च किया जाएगा, जिसमें सहायता करेगी भारत सरकार। आधार क्या है आप लोग जानते ही हैं, 12 अंकीय विशिष्ट पहचान संख्या है। बाकी ये किसकी कौन कौन एलिजिबल है इसको लेने में, कब ले सकता है क्या नहीं, टोटल मैं अपनी भाषा में यहाँ पे लिखा हूँ, इसको पढ़िएगा। फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं आधार के बारे में। ये देखिए, ऑथोरिटी इसका कौन सा है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI, यही बनाता है आधार। आधार इसका लॉन्च किया गया था इसे 28 जनवरी 2009 में। इसके चेयरमैन J सत्यनारायण हैं और CEO सौरभ गर्ग हैं। और इसका आधार की बात करें एक जीके के लिए कि आधार कार्ड सबसे पहले व्यक्ति पाने वाले का नाम क्या है, उनका नाम है रंजना सोनवाने, ये महाराष्ट्र की हैं। इन्हीं को सबसे पहला आधार कार्ड वितरित किया गया था। श्रीलंका के बारे में देख लीजिए, राजधानी इसका 2 है। एक है कोलंबो जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, जिसे कार्यपालिका कहते हैं। श्री जयवर्धने भोजपुरे कोट्टे, ये लेजिस्लेटिव अर्थात विधायी राजधानी है। प्रधानमंत्री महेंद्र राजपक्षे हैं, प्रेसिडेंट गोटबाया राजपक्षे हैं, और ये खास भाई हैं, ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में आयोजित वन ओशियन समिट 2022, वन ओशियन समिट 2022 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो फ्रांस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। फ्रांस में इसका ये वन ओशियन, ओशियन अर्थात ये वाला देखिए, ये समुद्र वाला, इसीलिए मैं ब्रैकेट में दे दिया हूँ, पता नहीं ओशियन को लोग में कुछ लोग क्या क्या समझ जाए। तो इसका आयोजन 9 से 11 फरवरी के बीच फ्रांस के द्वारा इसकी अध्यक्षता में किया गया था। भारतीय प्रतिनिधित्व किसने किया था इस समिट में? तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, और बाकी ये सब पढ़िएगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस अर्थात नेशनल डिवॉर्मिंग डे मनाया गया है? तो 10 फरवरी को मनाया गया है। इसमें क्या होता है, तो राष्ट्रीय कृमि दिवस जो है, नेशनल डिवॉर्मिंग डे, मुख्य उद्देश्य आंतों में कीड़ों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बच्चों में मृदा संचारित कृमि का पूर्ण उन्मूलन करना है। एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसमें बताया गया है कि 24% आबादी दुनिया का मिट्टी से संक्रमित कृमि अर्थात कीड़े से संक्रमित है। ये डेटा है, याद रख सकते हैं।
चलिए 2015 में अपनाई गई थी इस दिवस को मनाने का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। चलिए बताइए, ऊपर में तो मैं एक बार इसको 2 बार बता चुका हूँ। वर्तमान में केंद्रीय परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्री कौन है? कमेंट में बताइए, याद है कि नहीं देखता हूँ मैं आपको। किस दिन विश्व यूनानी दिवस मनाया गया है? तो 11 फरवरी को मनाया गया है। यूनानी चिकित्सक भारतीय थे, क्या नाम था? हकीम अजमल खान। इन्हीं की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है, विश्व यूनानी दिवस। बाकी ये सब देखिएगा, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, थोड़ा लंबा क्लास हो गया है दोस्तों। हाल ही में जारी नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षात्मक जिले के रूप में किसे नामित किया गया है? ये मल्कानगिरी को नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में सबसे बेहतर आकांक्षित जिला के रूप में नामित किया गया है। और इसके बारे में देखते हैं, नीति आयोग ने ये डेल्टा रैंकिंग जारी किया था। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इन इंडिया, और इसको योजना आयोग जो था, जैसे इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन कहते हैं, प्लानिंग कमीशन, इसी के जगह पर लाया गया था नीति आयोग को मोदी जी की सरकार बनने के बाद 1 जनवरी 2015 को। इसके चेयरमैन वर्तमान में जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही होंगे, जैसे अभी मोदी जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी, और वाइस चेयरमैन राजीव कुमार को रखा गया है। सीईओ इसके अमिताभ कांत हैं। उड़ीसा के बारे में देखिए, उड़ीसा का ही है ये मल्कानगिरी डिस्ट्रिक्ट। चलिए, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। इस राज्य का स्थापना 1 अप्रैल 1936 में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं और गणेशी लाल इसके गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में नाबार्ड द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल का शुरुआत किया गया है? ये जीवा नाम का एक पहल है, नाबार्ड ने शुरू किया है। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, स्थापना 12 जुलाई 1982 को, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन गोविंद राजेलू चिंताला या GR चिंताला के नाम से भी जान सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? तो ये 46वां है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में। और इसमें और क्या बता सकता हूं मैं, 165 देशों की सूची है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 का। इसमें भारत का रैंक 46वां है, प्रश्न में बता ही दिया गया। हाँ, पहले स्थान पर नॉर्वे है, ये बताना था मैं, क्योंकि ये मैं अभी दिमाग पर से उतर गया था, लेकिन नोट तो है ही, पढ़ के बता दिया मैंने। नॉर्वे पहले स्थान पर है डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में, भारत 46वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसी टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। पुनः, पहले से भी यही थे। एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स के चेयरमैन बनाया गया है। टाटा सन्स की स्थापना 1868 में और हेडक्वार्टर मुंबई है। ओनर इसके रतन टाटा जी हैं। चेयरमैन वही हो गए जो प्रश्न में है, एन चंद्रशेखरन। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 54वीं पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये 11 फरवरी को मनाया गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 में और मृत्यु 11 फरवरी 1968 में। भारतीय राजनीतिक थे ये, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम लोग RSS कहते हैं, उसके ये और प्रस्तावक थे। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा ही भारतीय जनता पार्टी BJP, जो अभी केंद्र सरकार इसी पार्टी की है, तो इसकी स्थापना भी वही किए थे। तो अक्सर देखते होंगे आप लोग, ज्यादातर योजना दीनदयाल के नाम से या उनका बारे में हमेशा पार्टी चर्चा करती रहती है। चलिए, हाल ही में ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2022 के लिए किसे चुना गया है? ऋषभ पंत को चुना गया है। भारत के सीनियर क्रिकेट टीम के ये बल्लेबाज और विकेट कीपर भी हैं। इन्हीं को ESPN क्रिक इन्फो टेस्ट बैटिंग अवार्ड 2022 के लिए चुना गया है। चलिए, न्यूजीलैंड, एक और अलग से क्वेश्चन है जो मैं इससे रिलेटेड था तो पॉइंट बना के डाल दिया हूँ। न्यूजीलैंड के कप्तान कौन है? केन विलियमसन। इनको ESPN क्रिक इन्फो कैप्टन ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चुना गया है। और ICC के बारे में हम लोग ऊपर देख चुके हैं, पुनः आप इसको देख सकते हैं। चलिए, बीच में मैंने एक बार पूछा था ICC के CEO, तो मैं केवल एलार्डिस बता रहा था। जियोफ एलार्डिस हैं इसके CEO, ये वहाँ पे मिक्स हो गया था। उम्मीद करता हूँ आप लोग को याद होगा, कमेंट में से मैंने बोला था आप लोग को करने का, फिर भी कर सकते हैं, अब तो याद हो गया। चलिए, हाल ही में बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पॉल हेनरी दामिबा को बुर्किना फासो के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। बुर्किना फासो के कैपिटल है ओआगाडुआगो। ये आराम से आप भी पढ़िएगा, विदेशी नाम थोड़ा ऐसे ही पढ़ना पड़ता है हम जैसे भारतीयों को, ये बात मैं दोहरा चुका हूँ। चलिए, मुद्रा वहाँ पे वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रैंक चलता है। प्रेसिडेंट पॉल हेनरी दामिला है। नेक्स्ट है, हाल ही में HIV वायरस के खोजकर्ता का निधन हुआ है, क्या नाम है उनका? ल्यूक मॉन्टेग्नियर।
इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? ऑस्ट्रेलिया के साथ पर्यटन में बढ़ावा देने के लिए एक समझौता भारत सरकार ने किया है। ऑस्ट्रेलिया केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री कौन है अभी? जी किशन रेड्डी जी हैं। चलिए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, मुद्रा वहां पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर चलता है, प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री के द्वारा कहाँ रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है? तो ये मुंगेर में। कहाँ है मुंगेर? ये बिहार का एक जगह है, जिला है। मुंगेर जिला में बिहार के गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबा रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी हैं। बिहार के बारे में देखिए, पटना राजधानी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, फागू चौहान गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उद्योगपति और बजाज ग्रुप के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? तो ये राहुल बजाज अब नहीं रहे हम लोग के बीच। 83 वर्ष की उम्र में उम्र और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इनका निधन हो गया है। इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था वर्ष 2001 में। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए कल्याणकारी योजना लॉन्च किया गया है। क्या नाम है इसका? स्माइल योजना केंद्र सरकार का है। ये ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारी लोगों के लिए कल्याणकारी योजना है स्माइल, इसको सरकार ने लॉन्च किया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? वीरेंद्र कुमार हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी पुस्तक भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स, ये पुस्तक किसने लिखा है? ये राजीव कुमार भाटिया जी के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों पर प्रकाश डाला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस दिन राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया गया है? ये 12 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। और राष्ट्रीय उत्पादकता ये हो गया, इसका उद्देश्य देखिए, देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल जी हैं। चलिए नेक्स्ट, और मुझे लगता है शायद लास्ट ही होगा, हाल ही में एग्री टेक स्टार्टअप कंपनी, इसका नाम है कृषि नेटवर्क, ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसमें ये जो कृषि नेटवर्क ये स्टार्टअप है, किसानों के विभिन्न प्रश्नों के लिए जमीनी स्तर पर सूचना सहायता प्रदान करता है। चलिए, तो ये रहा आज का फरवरी में 7 से 13 फरवरी 2022 का वीकली करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स वन लाइनर में। आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि आप डेली करंट अफेयर्स क्लास से जरूर जुड़ें, और बाकी क्लासेज जो कुछ कराए गए हैं जिस पर आप लोग की कमेंट्स प्रतिक्रिया बहुत कम आए हैं, इस कारण से उसको कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है। आप लोग की प्रतिक्रिया कमेंट्स, कोई सुझाव हो, क्लास में कुछ बदलाव चाहते हो तो वो जरूर कमेंट में आप बताएं, ताकि उसमें हम लोग कुछ और आपके हिसाब से बदलाव कर सकें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग को परीक्षा उपयोगी लगे होंगे। यदि लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, अपना कुछ सेकंड्स देकर टार एजुकेशन के इन सेशन को, क्लासेज को अपने अन्य एजुकेशनल ग्रुप और दोस्तों को जरूर शेयर करें जो लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बस एजुकेशनल लोगों को ही भेजिएगा, एजुकेशनल ग्रुप में ही भेजिएगा, अन्य जगह इसको शेयर करने से कोई फायदा नहीं है, आपका भी टाइम वेस्ट होगा और कोई देखेगा भी नहीं। चलिए, और चैनल पर आप नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो भी सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आगे आने वाले क्लास के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और पहले से सब्सक्राइब कर लिए हैं तो आपको कुछ नहीं करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बस लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।